Okay, welcome to the new video, students. In this video we are going to discuss some important point from ecologic point of view. Here we have to discuss some points regarding pollution. See, you might have learned pollution since 6th or 7th class. ठीक है, तो ये 7th क्लास से तुम लोग पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते आए होंगे. थोड़ा सा रिमाइंडिंग हम जो है करते हैं, हमको पूरी डिटेल में नहीं जाना है. ठीक है, एक बार रिवीजन कर देता हूँ तुम लोगों का कि कैसे जो है वो अलग अलग प्रकार की पॉल्यूशन होती है. देखो स्टूडेंट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लॉस की वजह से एक तो इकोलॉजी का या इकोसिस्टम को हार्म पहुंच रहा है. दूसरा, द थिंग विच इज एडिंग मोर हार्म्स इज दैट यूज ऑफ व्हीकल्स, यूज ऑफ ट्रिमेंडस इंडस्ट्रीज, है ना. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉल्यूशन का बहुत मात्रा में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अब ये हमको देखना है कि पॉल्यूशन के अंदर ये हमने को पता है कि पॉल्यूशन ये अलग अलग प्रकार की है. हमारे पास में हमको पता है कि नॉइज पॉल्यूशन होती है, सॉइल पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है ना. तो जनरली हमको पता है वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इसके बाद सॉइल पॉल्यूशन भी है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. ठीक, ये अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन हमको पता है. ठीक, एक बार फिर भी मेंशन कर दूं मैं यहाँ पे कौन कौन थी बोलते हैं अपन. वाटर पॉल्यूशन है ना, सबसे पहले हम ले लेंगे एक. फिर उसके ऊपर एयर पॉल्यूशन, नंबर लगा दो इसका सबसे पहले एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन. उसके बाद में आता है सॉइल पॉल्यूशन, है ना. सॉइल पॉल्यूशन के बाद में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, है ना. उसके बाद आता है नॉइज पॉल्यूशन. क्लियर, ये अलग अलग प्रकार की क्या हमारे पास में पॉल्यूशन है. ठीक है, अब ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमको कौन कौन से मेजर्स लेने हैं, ये हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है डीपली. ठीक, उसको देखने के पहले सबसे पहले हम फोकस करते हैं थोड़ा सा एयर पॉल्यूशन के ऊपर. एयर पॉल्यूशन के अंदर हमको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है, इसकी गैसेस, इट इज़ बिकमिंग वेरी हार्मफुल. ये जो है ग्रेजुअली वेरी हार्मफुल बनते चले जा रहे हैं, है ना. और इसकी वजह है द पॉल्यूटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर. पॉल्यूटेंट किसको बोलेंगे? पॉल्यूटेंट, देखो यहाँ पे शब्द लिखा है मैंने पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट का अर्थ होता है दोज रीजन्स और दोज एजेंट विच कॉज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन को कॉज करने वाले एजेंट को हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं. और पॉल्यूटेंट जो एयर पॉल्यूशन होता है, वो एयर पॉल्यूटेंट को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट. कौन सा है? पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट. ये पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट दे मे बी सॉलिड और लिक्विड इन नेचर. ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं. दूसरी खास बात, इनकी जो साइज है, ये साइज वेरी होती है, एक साइज के ये नहीं होते हैं. छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो CBC यानी कंट्रोल बोर्ड, है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CBC ने पार्टिकुलर मैटर की डेफिनेशन बताई यहाँ पे कि ये 2.5 माइक्रोन से, ठीक है, या फिर उससे कम वाले 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, इतना या इससे कम वाला अगर पार्टिकुलेट साइज है तो ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हार्मफुल है. ठीक है, ये किसका डेफिनेशन है? CBC. ठीक है ना, CB, ठीक है, CP है ये, CP इसको कंसिडर. तो CPCB का लॉन्ग फॉर्म सुन लो एक बार डबल. यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है, ये इसने बताया है पार्टिकुलेट साइज के जो पार्टिकल्स है 2.5 माइक्रोन के या उससे कम. क्योंकि जो लार्जर पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 माइक्रोन के या 8 माइक्रोन के अगर है, तो वो क्या होते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे. लेकिन ये माइक्रोन 2.5 माइक्रोन वाली साइज या इससे छोटी साइज एयर के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं, वो नीचे सेटल नहीं होते. इतने लाइट होते हैं वो कि हवा के अंदर ही जो है वो रहते हैं. एंड दे कैन बी इजीली इनहेल्ड बाय अ पर्सन. और जब ये इनहेल्ड होते हैं तो दे आर
सिचुएटेड, दे आर इनहेल्ड अप टू द डीप इन द लंग, है ना, डीप लंग्स के अंदर ये क्या होते हैं, इनहेल्ड कर लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू लंग। ये जो पार्टिकुलेट अगर हमारे मैटर बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये हमारे को इरिटेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद में इन्फ्लेमेशन करेगा, डैमेज करेगा हमारे लंग्स को, है ना, डैमेज लंग्स, जिसकी वजह से कफिंग वगैरह होती है, ठीक है। और बहुत सारे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है तो इसके थ्रू हो सकते हैं। अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ साथ ये रेस्पिरेटरी डिजीज के वजह से दूसरी डिजीजेज भी ओरिजिनेट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये को पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, इनकी साइज के बारे में हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है। उसके बाद में गैसियस पॉल्यूटेंट, ये इंपॉर्टेंट है। गैसियस पॉल्यूटेंट्स, देयर आर मेनी गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड दे आर वेरी हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ना। तो दीज आर द वेरियस गैसेज जिनकी वजह से जो है वो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। अब ये निकलते कहाँ से है, ये निकलते हैं हमको पता है, निकलने वाली जगह इनकी क्या है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, फैक्ट्रीज बोल लो हम, इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, व्हीकल्स, इसमें सारे प्रकार के व्हीकल्स आ गए। उसके बाद में हम बोल सकते हैं पावर स्टेशंस, पावर स्टेशंस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो जगह को हम बोल सकते हैं, है ना। वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ये पॉल्यूटेंट गैसेस निकलती है ना। देखो एक एक करके गैस देखेंगे अपन। तो सबसे पहले हमको देखना है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैस तो हमको पता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल है ना, ये तुम पढ़ते ही आ रहे हो। तो हम ग्रीन हाउस गैस, ये एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है ना। देखो जो प्रीवियस टाइम था, है ना, वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज था एटमॉस्फेयर के अंदर ये बहुत कम था, लेकिन ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल्स, बर्निंग ऑफ वुड एंड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड ट्रीमेंडसली इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया है। CO2 और O2 का जो रेशो है, CO2 O2 का रेशो है ना, ये पहले अलग था, बहुत ज़्यादा जो है ये डिस्टर्ब हो गया है ना। हाँ, CO2 इज ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द एयर बाय वेदरिंग ऑफ सिलिकेट। अब अगर CO2 को निकालना है तो ये वेदरिंग ऑफ सिलिकेट की वजह से हम निकाल सकते हैं, वो बाद में बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ये रेमेडीज़ के अंदर देखेंगे हम। सिर्फ पहले मुझे यहाँ पे कुछ डिस्कस करना है कि CO2 O2 का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में बढ़ गया है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझो कि CO2 कैसे बढ़ रही है। एक जेट प्लेन अगर उड़ रहा है ना, तो जेट प्लेन ये अप्रोक्सीमेटली 3500 टन्स, 3500 टन्स आई थिंक, है ना, 35 टन, नॉट 3500, 35 टन्स जो है वो O2 को यूज़ करता है, ठीक है। और उसके बदले में एटमॉस्फेयर के अंदर 70 टन्स CO2 रिलीज करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम कि जितना यूज़ कर रहा है उससे डबल CO2 क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इमेजिन करो कितने जेट प्लेन डेली जो है वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं और कितनी ज़्यादा मात्रा में वो CO2 को रिलीज़ करते हैं। ये तो सिर्फ प्लेन की एग्जांपल बतला रहा हूँ मैं, व्हीकल्स अलग है, इंडस्ट्रीज अलग है। तो ये क्या है, ये तेज़ी से जो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। साइमल्टेनियसली देयर इज़ वन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये बहुत डेडली पॉइजनस गैस है ना। ये जो है हमारा हीमोग्लोबिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड से ज़्यादा एफिनिटी रखता है ना। हाँ, 50 टाइम ज़्यादा एफिनिटी, आई थिंक या 250 टाइम ज़्यादा एफिनिटी जो है वो इसकी होती है, ठीक है। तो यानी एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो गई तो उसको ऑक्सीजन वहाँ पे जुड़ने के लिए बहुत दिक्कत जाएगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होती जा रही है, एक्यूमुलेट हो रही है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया है
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दीज आर ऑल्सो नोन एज हार्मफुल गैसेज। ये जो हार्मफुल गैसेज है इनकी वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, आंखों में इरिटेशन वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ों को जो गैसेज है इनको हमको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स है। वो कंट्रोल मेजर्स में सबसे पहले दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यानी कि जहाँ से ये गैसेज रिलीज होती है वो गैसेज के अंदर से एक तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट को सेटल डाउन कर लो, या जो पॉइजनस गैसेज रिलीज होने वाली है उनको प्यूरिफाई करो और थोड़ी सी फिल्टर्ड एयर को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज करो। तुमने चिमनी वगैरह देखी होगी, है ना, चिमनीज वगैरह रहती है बड़ी जो इंडस्ट्रीज के अंदर लगी होती है, तो उसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स होते हैं जो कि निकलने वाले जो एग्जॉस्ट एयर होती है वो एग्जॉस्ट एयर को फिल्टर करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एक फिल्टरेशन का टेक्निक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसका काम करने का मैकेनिज्म कैसा है, देखो, इट इज़ यूज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर लाइक सूट एंड डस्ट, है ना। ये जो है ये सूट और डस्ट को रिमूव करने के लिए जो है वो यूज होता है ना। इसका अप्रोक्सीमेटली 99% पार्टिकुलेट मैटर जो है ये क्या करता है, निकाल देता है। 99% जो है वो रिमूवल इसका सक्सेसफुल होता है, यानी जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो पूरे के पूरे 99% तक के ये निकाल देगा। कट मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअली एक लंबी टनल और ट्यूब होती है, ठीक है, और वो लंबी ट्यूब के अंदर से हाई वोल्टेज इज पास्ड। इसके अंदर क्या किया जाएगा, एकदम हाई वोल्टेज इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अब हाई वोल्टेज यूज करने की वजह से क्या होता है कि जो एयर इसके अंदर से पास हो रही है वो क्या होती है, चार्ज्ड हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और निगेटिवली चार्ज जो है वो एयर हो जाएगी, ठीक है। आयोनाइजेशन हो जाएगी एयर की। उसकी वजह से क्या होता है कि एयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो गैसियस और डस्ट पार्टिकल को अटैच हो जाएंगे। जो इसके अंदर डस्ट पार्टिकल है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनको अटैच हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन या डस्ट को या सूट को अटैच हो गए तो ये भी क्या हो जाती है, अंदर से पास होने वाली एयर भी चार्ज्ड हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइज होने की वजह से फॉर एग्जांपल अब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो साइड में ऊपर की तरफ इनके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब ऑब्वियसली जब ये निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे तो ये किधर जाएंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके इनको फिल्टर आउट कर देते हैं। और फिल्टर होने के बाद में ये जो पार्टिकुलेट वेस्ट है ये कलेक्ट कर लिया जाता है और जो प्योर है एयर वो आगे पास कर दी जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं इसको। इसी तरीके से एक एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर है। ये अलग अलग प्रकार के कन्वर्टर जिसके द्वारा हम एयर को फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो होप ये आप लोगों के समझ में आया होगा थोड़ा सा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।